ठीक है। तो लास्ट मोबिलिटी का फॉर्मूला जो मिला था म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू टाउ, बाकी यूनिट सब मैंने आपको बता ही दिया था। यूनिट में अगर देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर मीटर, ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा वोल्ट। तो इसको क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड -2 होगा ना ये, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड है ना, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये होगा। सीजीएस यूनिट में इसको चेंज किए थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स हुआ था। 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स की वैल्यू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही आई थी। ठीक है, फिर ये बात थी जो ये म्यू था ये सारे चार्ज कैरियर के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो यहाँ पे ई लिख दिया जाएगा, होल्स का होगा तो यहाँ पे एच लिख दिया जाएगा। बाकी ये चार्ज एक बार इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा तो मास इलेक्ट्रॉन का, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इलेक्ट्रॉन का। होल्स का होगा तो होल्स का यहाँ पे चार्ज, होल का मास एंड होल का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम बात करें इसी टर्म को मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को आई के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हैं, करंट के रिस्पेक्ट में, तो I इज इक्वल टू देखो होता है QNAVD, होता है क्या, अरे IENAVD रिलेशन पढ़ा है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का। तो I इज इक्वल टू, हमने E ना लिख के Q लिखा, चार्ज QNAVD लिखा। अब I इज इक्वल टू QNA और VD की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, म्यू इंटू E लिखा जा सकता है क्या। तो क्या यहाँ पे मोबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू करंट एक फॉर्मूला मिल जाएगा, आई की वैल्यू मोबिलिटी के टर्म में मिल गई। अब अगर हमें ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है, फॉर कंडक्टर के लिए लिखना है, तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम आई इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, ENA, और म्यू किसका होगा, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर के लिए बन जाएगा। फॉर कंडक्टर अगर हम आएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हम इसी फॉर्मूले को किस में देखें, फॉर सेमी कंडक्टर अगर हम देखते हैं तो उस केस में सेमी कंडक्टर में करंट दोनों की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से भी, दोनों की वजह से करंट चलता है। कभी मेजॉरिटी में ये होता है तो कभी मेजॉरिटी में ये होता है। तो हम दोनों टोटल करंट जो होगा इन दोनों की वजह से काउंट करेंगे, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऐसा नहीं कि केवल एक बार इलेक्ट्रॉन और एक बार होल्स। हो सकता है अगर वो सेमीकंडक्टर ऐसा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की भी मेजॉरिटी हो जा रही है, कभी होल्स की हो जा रही है, उस केस में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट। तो नेट करंट जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से हो रहा है। अब बताओ इसमें I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन का जो कि निकाल लिए हो और दूसरी बार किसका लिख दोगे, होल्स का। तो पहले होल्स का एक साइड में लिख लेते हैं, या चलो यहीं लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ENA म्यू E इंटू में E होगा, प्लस अब होल्स का लिखना है तो होल्स में चार्ज E, चार्ज तो वही रहेगा, बस एक निगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव। बट ध्यान देना ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या जरूरी है कि होल्स भी उतना ही हो जितना इलेक्ट्रॉन हो, नहीं। तो होल्स की संख्या को किसी अलग नाम से, M से, P से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ENA एरिया तो वही रहने वाला है, ठीक है। म्यू अब एक किसका हो जाएगा, H का, होल का, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कॉमन हो जाएगा, E कैपिटल A कैपिटल E कॉमन हो गया, क्या बचा, Na, और यहाँ क्या बचा, P, N म्यू E, और यहाँ क्या बचा, P म्यू H। समझ गए। यहाँ पे P लिखना चाहो तो लिखो, M लिखना चाहो तो लिखो, जो तुम्हें मन करे वो लिख सकते हो। बस ये समझना कि M है क्या, जैसे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैसे M नंबर ऑफ क्या है, होल्स है। क्लियर है इतनी बात।
तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो करंट जाएगा वो करंट इतना जाता है आई ई प्लस आई एच। अब यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अब सपोज करो हमें इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है। हम देखो मोबिलिटी एक ही फॉर्मूला है, उसी को बार बार घुमा के लिखा जा रहा है। ये फॉर्मूला इससे ये बन गया। अब एक रिलेशन हमने ये पढ़ रखा था तो मैंने वी की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये बन गया। इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कंडक्टर के लिए ये बन गया और सेमी कंडक्टर के ये बन गया। अब सपोज करो V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है ना। V इज इक्वल टू I इंटू कितना होता है, R होता है। अगर मान लो यहाँ से कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे सपोज दैट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। अब V कितना होता है, V होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन L होता है क्या। अरे कंडक्टर का लेंथ L और उसमें पोटेंशियल E इज इक्वल टू V बाई L। तो V की वैल्यू क्या E इंटू L हो जाएगी क्या। देन I इज इक्वल टू E इंटू L बाई R लिखा जा सकता है। थोड़ा ये वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू अगर कंडक्टर के लिए आते हो तो क्या ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ पे कितनी है, E N A म्यू E कैपिटल E हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, E L अपॉन क्या E से E कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो हम बनाना क्या चाहते हैं, E N A म्यू E इज इक्वल टू L बाई R। तो L बाई R ये क्या है, थोड़ा रो का फॉर्मूला देखो, R का फॉर्मूला बताइए। रो L बाई A होता है, तो रो का फॉर्मूला कितना होगा, होगा R A बाई L। क्या मैं A को नीचे भेज सकता हूं, अरे यहाँ A दिख रहा है, A को नीचे भेज सकता हूं तो क्या बचेगा, E N म्यू E किसको भेज दिया, तो L अपॉन, ध्यान से देखो L अपॉन आर ए, क्या 1 अपॉन रो हो जाएगा, होगा ना। मतलब क्या इसकी जगह पे 1 बाई रो रख सकते हैं। देन E N म्यू E इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन रो क्या कंडक्टिविटी कहलाती है क्या, पढ़ा होगा आपने। 1 अपॉन आर क्या कंडक्टेंस कहलाता है, और 1 अपॉन रो क्या सिग्मा कहलाता है। तो 1 अपॉन रो की जगह पे क्या रख देंगे, सिग्मा। समझ गए हो, ये किसके लिए है, अरे कंडक्टर के लिए है, क्योंकि बस कंडक्टर वाला ही तो रखे हो। और अगर सेमी कंडक्टर का यही पूछ देता तो क्या सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस एक बार किसका, होल का ना। तो E की जगह पे क्या रखेंगे, E ही, बट N की जगह पे क्या रखोगे, M, और म्यू की जगह पे म्यू H। ये बन जाएगा फॉर सेमी कंडक्टर। समझ गए हो इतनी बात। अब ये सारे फॉर्मूले हैं, इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा मिला ये तो पढ़ चुके थे। फॉर्मूला मिला कंडक्टर के लिए ये, सेमी कंडक्टर के लिए ये। फिर हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के टर्म में लाना चाह रहे थे, तो हमें फॉर कंडक्टर के लिए ये और सेमी कंडक्टर के लिए ये मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिएगा m क्या है, नंबर ऑफ होल, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं समझ में आएगा तो, नहीं तो बाद में सोचोगे m है क्या। बुक में m की जगह हो सकता है p दिया हो, कुछ भी दे सकता है, मगर q नहीं ले सकते क्योंकि q चार्ज होता है, और यहाँ पे हम कुछ ऐसा लेंगे जो डिनोट कर सके। बस यही था मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन करेंगे।
ये तो नोट हो गया था कल। क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं, फॉर्मूला सारे एक जगह रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 6 वोल्ट is applied across conductor of length 0.12 meter. Calculate the drift velocity of electron if the electron mobility is 5.6 into 10 to the power minus 6 meter square volt inverse second inverse। पहला क्वेश्चन है। दूसरा लिखिएगा, the number density of electron in copper is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। Determine the current flowing through a copper wire of length 0.2 meter, cross sectional area 1 mm square when connected to 3 volt battery म्यू ई गिवन है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट है इसकी, एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन का तुम्हें पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दो क्वेश्चन है और भी दे दे। अ सेमी कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर लिखा गया है, हैज़ अ इलेक्ट्रॉन concentration 0.45 into 10 to the power 12 per meter cube and whole concentration का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मैं बोला हूँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब किसकी वैल्यू गिवन है? n की, और होल कंसंट्रेशन मतलब m की। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिस एंड होल कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power 20 per meter cube। Find the conductivity, क्या गिवन है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल एसआई यूनिट में है, और दोनों में जो E है वो सेम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये यूनिट एसआई यूनिट है। क्या होता है एसआई यूनिट में? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
ये 3 क्वेश्चन है, तीनों लिखिए, फटाक से करके बताइए। हो जाएगा, पहला तो हो गया होगा। 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, लेंथ दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आया? कितने लोग पहला सॉल्व कर लिए? ठीक है, लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद पूछ रहे हैं कितने लोग सॉल्व कर लिए। बताओ, पहला का आ गया आंसर? किसी का आया? कुछ भी आया? फॉर्मूला समझ में आ गया पहले में क्या लगेगा? बोलो भाई। आपसे मोबिलिटी पूछ रहा है, म्यू। मोबिलिटी का फॉर्मूला पहली बार देखो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट होता है ना। अच्छा, हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इस क्वेश्चन में? नहीं दिया है। पोटेंशियल दे दिया है, तो हमें पता है इज इक्वल टू क्या, V बाई एल होता है। रख दो, खत्म हो गया। L दिया है, V दिया है, होगा। L कहाँ चला जाएगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू dV बाई डी आर, V बाई एल होता है ना। L ऊपर चला गया, देन नीचे क्या बचा, V। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये इधर भेज दो, म्यू V अपॉन में L। क्या म्यू दिया है? पोटेंशियल दिया है, लेंथ दिया है, निकल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरे का बताओ, उसका सॉल्व कर लो, रख के वैल्यू देख लो कितना क्या आ रहा है। पहले का आंसर आया किसी का? (2.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आया है। (2.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आ गया है। म्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 5.6 इंटू 10⁻⁻6। पोटेंशियल कितने वोल्ट का, 6। लेंथ कितना, 0.12, यही है ना। तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 10 नहीं, 100 से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 60, और नीचे हो जाएगा 12 से कितनी बार में, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 30, 25 और 3 28, 280, 10⁻1 2, 2.8 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट था। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा क्या इसमें, पहले पढ़ लेते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन
current flowing through a copper wire of length 0.2 meter, cross sectional area given है, when connected to the 3 volt battery potential given है, mu e given है, e given है, और हमसे क्या कैलकुलेट करना है, पूछ रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू, तो आई निकालना है। अब तुम्हें देख लो पहले जो जो दिया है उसके हिसाब से हमें तो लग रहा है ई एन ए म्यू ई इंटू भी डी, अरे उल्टा लिख दिया, म्यू इज इक्वल टू क्या भी डी अपॉन ई होता है ना, तो भी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या होता है ई, क्या यही फॉर्मूला लगेगा? सोच के देखो, क्या ई दिया है? यस। एन दिया है? हाँ। ए दिया है? हाँ। म्यू दिया है? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भी बाई एल हो जाएगा? अब दिया है कितने वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट है, कितना लेंथ है, हो गया सॉल्व, रख दो सारी वैल्यू। ई को जहां पे देखो हटाना है तो भी बाई एल से हटेगा। तीसरा, उसको सॉल्व कर लिया, फटाक से किया करो भाई, इतना समय मत लगाओ। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी है, ये है ना, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, म्यू ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, भी कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट, और लेंथ कितना है 0.2। सॉल्व कर दो इसको, क्या करें, 1 2 3, तो इसी में से 3 दे देते हैं, चलो यहाँ बचेगा 25, ये हो गया 16 85 45, समझ गए? अरे इसमें 28 से 3 तीनों को बांट दिए 10। अब देखो ये है 0.2, कट जाएगा तो क्या 0.8 हो जाएगा, फिर एक 10 और दे दो 24, ये कितना हो गया 8, हम मल्टीप्लाई कर लो, 85 का 8 में जितना है 45 में, बाकी इंटू 3 में, मतलब ये हो गया 8 3 का 24, 24 24 576 गुणे 45, अरे नहीं नहीं नहीं, 8 24 गुणे 85 और ये 45, ये है ना, 8 3 जा 24, 85 45, और पावर में 19 6 25, 10 का पावर -1 होगा क्या? सॉल्व करो इसको, बस उसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है, 24 गुणे 85 गुणे 45, 91 800 है, ठीक है। यही आएगा इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब 10 टू द पावर -1 को नीचे भेज दोगे तो 10 का पावर +1 हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 91 80 आ सकता है, सही है ना? पावर में एक बार देख लेना भाई, पावर में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, 6 28 19 सही है, आंसर चेक करो। एरिया नहीं लिखा गया है ना, आंसर आ रहा है 0.918,
आ तो गया है मगर बस वही 10 बिगड़ गया है ना। अरे एरिया देखो भूल गया रखना भाई। ये कहाँ रखे हो, ई रखे हो, एन रखे हो, म्यू रख दिए हो, भी रख दिए हो, एल, ए भूल गए हो। तो ए कितना है 1 mm है ना, तो स्क्वायर है तो 10 टू द पावर क्या -6 होगा, समझ रहे हो। तो 10 टू द पावर -6 ले लो इसके साथ। 1 2 3 4 अब सही है। 1 2 3 4 और एक 0 था 5, सही है ना भाई। मल्टीप्लाई में देख लो एक बार, ये रखा है 6 है तो 2 2 4 तो है ही है, एक 0 लगा दे तो 5, अभी भी एक 0 बचेगा मगर आंसर है 0.098। तो देखो कहीं पे फिर पावर में कुछ छूटा क्या, हाँ 8 का पावर, अरे वो कटा है भाई, मैंने बोला 1.6 8.5 है तो मैंने 3 दे दिया था, 85 16 ये हो गया, इससे ये कटा तो 0 पॉइंट कितना हुआ, नहीं 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 नहीं, यही गलत हुआ है। 16 है और नीचे कितना है 160 और 2 कटेगा ना 80 होगा। 0.2 से 16 कितने टाइम में काटेगा, 80 बार में, तो एक 10 बढ़ जाएगा 25, अब आ जाएगा। अरे एक 10 बढ़ गया ना तो यहाँ 80, जो हम 8 लिख रहे थे 8 3 24 और 200 कितना हो गया 40। अब 240 से थोड़ा ध्यान से देखो, एक 0 से क्या ये खत्म हो जाएगा, तो अब ये ऊपर वाला ये 0 नहीं कटेगा, हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और एक 0, 10 टू द पावर -6 चल रहा है, 0.0918 एम्पियर। अब सही है, बस वही एक 10 छूट गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ध्यान देना। अब इसलिए मैंने कैलकुलेशन फिर से नहीं किया क्योंकि मैं बीच में सब इधर उधर किया था, आप ध्यान से देख लो, आपको जैसे लगे वैसे कर लो। तीसरे का आंसर थर्ड पे आइए, तीसरे क्वेश्चन पे। पढ़ें। A semiconductor has a electron concentration and a hole concentration. Find the conductivity. अभी निकाला था आपने कंडक्टिविटी, क्या आया था कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, N E कैपिटल E इनटू में म्यू आया था, और यहाँ पे M E म्यू, ये इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या कॉमन लिया जा सकता है E, N म्यू E प्लस M म्यू H, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। देन इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है 10 टू द पावर 12, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 0.135 प्लस m कितना दिया है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ होल, देखो ध्यान से क्या कंसंट्रेशन ऑफ होल दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 20, और मोबिलिटी ऑफ होल 0.048, यही है। बस इसी को सॉल्व करना है भाई। अब मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, रख के सॉल्व कर लो। पॉइंट हटाने की कोशिश करो, पॉइंट हट जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा मगर गलत नहीं होगा, और पॉइंट रहेगा तो इधर उधर भी पॉइंट हो जाएगा ना, तो 10 का पावर में आंसर गलत आने लगेगा। पहले पॉइंट हटा दिया करो। इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ इसको 2 0 दे दो और इसको 3 0 दे दो, तो 45 और ये कितना बन जाएगा 135। इसी तरह 20 है तो 20 में 3 0 दे दें इसको, 17 बचेगा, बाकी कितना हो जाएगा ये
48 और ये कितना है 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुद्दा जानते हो कहाँ फंसेगा कि सर ये और ये कैसे ऐड होगा। देखो कैसे ऐड होगा, यहाँ पे तुमने 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो 3 2 5 घट गया, 7 बचा है, और यहाँ पे 17 बचा है, तो अब ऐड नहीं हो सकता। तो दोनों में क्या 10 का पावर 7 तो कॉमन लिया जा सकता है। अरे 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 10 तो बचेगा ही। तो 10 के पावर 10 को छोड़ दो, जो 7 कॉमन ले लोगे उसको लेके बस ऑपरेट करो, बाकी बाहर जो चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करा देना। कैलकुलेशन ही बड़ा है बस। तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर एंड मोबिलिटी में आपने देखा फॉर्मूले हैं, बहुत आसान आसान फॉर्मूले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझना था क्या कैसे करना है। अब हेडिंग डालिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, सुनिएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कंडक्टर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा किसी कंडक्टर का। मान लो मैंने आपको एक कंडक्टर दिया और मैंने आपसे बोला कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर को घटाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, ठीक है। तो क्या केवल टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या कुछ और बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो, अगर मुझे केवल यही बात कहना होता कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो मैं जब ये फॉर्मूला लिख रहा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो मैं वहीं लिख देता R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लिख देता। बट मैंने ये नहीं लिखा। अरे मैंने बोला ना, टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर के घटाने पे क्या घटता है। तो क्या केवल टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने पे ही रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? नहीं, और भी किसी बातों पे डिपेंड कर रहा होगा, तभी मैंने ये कंडीशन यहाँ नहीं लिखा, मगर ये दोनों लिख के मैंने फॉर्मूला बना दिया R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये फॉर्मूला इन्हीं दोनों से बना, इससे नहीं बना। आखिर में रीजन क्या था, उसी के लिए हमने एक अलग सा हेडिंग लगा रखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सुनिएगा इसमें क्या, जैसे ऐसे सोचो, एक कंडक्टर है, बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस ध्यान से सुनना, इसी एग्जाम्पल से आपका फॉर्मूला बनेगा। एक कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है। अभी है पता ना कौन सा कंडक्टर है, बट उसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 10 ओम, और ये कितने टेम्परेचर पे रखा गया है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब एट अ रूम टेम्परेचर। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। 27 से मैंने बढ़ा के 40 कर दिया, कितना कर दिया, 40, 40 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस 10 था और उसमें सपोज दैट 0.2 ओम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 0.2 ओम, मतलब 10.2 ओम हो गया। उतना सा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 27 से चलो 30 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 30 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री बढ़ाया है।
मतलब टेम्परेचर का चेंज 3 डिग्री हुआ और रेजिस्टेंस कितने ओम में चेंज हुआ, 0.2 ओम। क्लियर? अच्छा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने पे यहाँ से बात पता चली कि रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, ये तो पहले से भी पता है। बट क्या केवल टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख दूं और भी किसी मुद्दे पे बात करूं तो ऐसा कुछ बनेगा? हाँ, देखो क्या देखा गया सपोज दैट एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना है? 10 ओम, और उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। ये पहला केस है। और दूसरे केस में अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया, 30 डिग्री बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 30 डिग्री, मतलब 3 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम प्लस 0.2 ओम हो गया। मगर इन्होंने बोला कि अच्छा ये तो 10 ओम था, मैं एक ऐसा कंडक्टर लेता हूँ जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कितना ओम है, 50 ओम है, और अभी भी वो कितने डिग्री पे रखा है, 27 डिग्री। क्या मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 30 कर देता हूँ तो क्या इसका भी रेजिस्टेंस 0.2 जैसे ये इंक्रीज किया है ये भी उतना ही करेगा? नहीं, इन्होंने बोला कि इसका रेजिस्टेंस 50 प्लस 0.5, 0.6, 0.7, मतलब इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा करेगा। समझे वो बात? नहीं समझ में आया? ऐसे समझो भाई, मैंने एग्जाम्पल दे के इसीलिए समझाया था, बट फिर भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। जैसे देखो कैसे समझाएं तुम्हें। मान लो कोई आदमी बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 केसेस लिए हैं। ये केसेस तो समझ में आया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? 2 केसेस मैंने लिए हैं। एक बार उसका रेजिस्टेंस 10 था तो टेम्परेचर 3 ही बढ़ाया हूँ तो इंक्रीमेंट 0.2 का हुआ है। मगर 50 ओम था, टेम्परेचर अभी भी 3 ही बढ़ाया हूँ तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 0.7। समझ में आ गया होगा? अगर आपके पास एसेट बड़ा है तो आप कमाई भी ज़्यादा करोगे। समझ रहे हो? एसेट ज़्यादा है मतलब आपका पूंजी ज़्यादा है, एसेट मतलब आपने जो खर्च किया है, लगाया है, पूंजी ज़्यादा है तो आप कमाई ज़्यादा करोगे। तब आप मतलब एक्सपेक्ट तो करोगे ना कि मैं इतना कमाऊंगा, 1 करोड़ लगाया हूँ तो मैं 50 लाख कमाऊंगा। और अगर आपने ठेला पे कुछ बेचा है तो आप 1 करोड़ नहीं सोच सकते हो अभी, पहले तो नहीं सोच सकते क्योंकि आपने पूंजी ही 1000, 2000, 10,000 का लगाया है। समझ रहे हो? वही कहानी देखो, उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस जब कम थी तो इंक्रीमेंट भी कम हुआ है, टेम्परेचर तो उतना ही चेंज हुआ। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 50 ओम की हो गई, इनिशियली 50 ओम की हो गई, रेजिस्टेंस चेंज ज़्यादा हुआ है, दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अभी भी उतना ही चेंज है मगर इनिशियल ज़्यादा था, इस वजह से हुआ। समझ रहे हो? ये मतलब कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चीज़ पहले है अगर वो पहले बड़ी है, जैसे मान लो एक्सपेंशन तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तुमने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन। अगर लेंथ देखो, एक रॉड का लेंथ अगर है 5 मीटर, उसको 2 डिग्री टेम्परेचर दोगे तो बहुत बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा। मगर जो ऑलरेडी 100 मीटर लंबा है और उसको उतना ही टेम्परेचर दो तो क्या वो भी उतना ही बढ़ेगा? नहीं। क्या उसके मॉलिक्यूल्स बहुत है ना, तो सब वाइब्रेट करेंगे, तो क्या सब थोड़े 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 दूर जाएंगे? तो क्या उसमें भी 0.2 मीटर का इंक्रीमेंट होगा? नहीं, उसमें हो सकता है 1 मीटर का इंक्रीमेंट दिखाई देने लगे। समझ रहे हो इतनी बात? मतलब उसका इनिशियल एसेट ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ भी वही कहानी दिखाई दे रही है कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कम है तो टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस में चेंज भी कम दिखा, बट इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका चेंज भी हमें क्या दिखाई दिया? ज़्यादा दिखाई दिया। समझ गए? अब यही 2 केसेस जो बनाए हैं, इन्हीं 2 केसेस के हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं और अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला। टेम्परेचर डिपेंडेंस हम पढ़ रहे हैं ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या हम पहले इक्वेशन से बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर? पहले इक्वेशन से तो बोलेंगे।
और दूसरे इक्वेशन से बोलेंगे अच्छा ये रेजिस्टेंस नहीं है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का चेंज जो डिपेंड कर रहा है। या चलो ठीक है आर ही अभी लिखो, अब बुक में देख लेते हैं अभी क्या लिखा होगा। ये पहला इक्वेशन है, और दूसरे इक्वेशन में रेजिस्टेंस किस पे और डिपेंड किया, रेजिस्टेंस का चेंज ही हम पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस का चेंज एक बार डिपेंड किया चेंज इन टेम्परेचर पे, और एक बार रेजिस्टेंस का चेंज किस पे डिपेंड किया, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का चेंज एक बार डिपेंड किया चेंज इन, और रेजिस्टेंस का चेंज इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। अरे इनिशियल का मतलब आर नॉट, पहले कितना था, तो क्या दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन को मर्ज करें तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी बनेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और वो कांस्टेंट भी इसी की तरह दिखेगा, नाम होगा अल्फा, आर नॉट डेल्टा टी। ये बन जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बनेगा चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये चेंज है पूरा, ऐसा नहीं कि 0.52 देख रहे हो ना, वो 0.2 है, मगर टोटल कितना है, इनिशियल प्लस, अरे इनिशियल 10 था तो 10 तो है ही है, प्लस चेंज मतलब डेल्टा आर, समझ रहे हो ना। तो हम केवल डेल्टा आर की बात कर रहे थे, अभी वो पूरा चीज़ लिखेंगे उसमें। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का चेंज है वो कितना आ गया, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब एक नया टर्म आ गया अल्फा, याद करो अल्फा तुमने पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, थर्मल कोफिशिएंट होता है। अरे अल्फा एक क्लास 11th में आपने पढ़ा है, अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, पढ़ा है ना। जब लेंथ में चेंज होता है तो अल्फा आता है, एरिया में चेंज होता है तो बीटा आता है, वॉल्यूम में चेंज होता है तो गामा आता है। बट यहाँ पे केवल अल्फा, और ये अल्फा लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, ये बस थर्मल कोफिशिएंट है। मतलब टेम्परेचर के चेंज करने पे अल्फा क्या बताएगा, बस ध्यान से देखो, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी। किसकी वैल्यू आएगी ये, अल्फा की। अब यहीं से बताओ अल्फा क्या बता रहा है, अल्फा कह रहा है कि आप अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके इनिशियल जो भी रेजिस्टेंस है उसमें कितने का चेंज हो रहा है, चेंज पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा। मतलब अगर ये देखो कंडक्टर है तो इसका अल्फा डिफाइन होगा, पहले से ही डिफाइन होगा। अगर दूसरा कोई कंडक्टर है तो इसका भी अल्फा डिफाइंड होगा, और कैसे निकाला गया होगा, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। मतलब इसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, कब, जब इसके 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस का चेंज होगा, क्या वही अल्फा कहलाएगा। अरे ऐसे समझो ना, इफ आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओम एंड चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अल्फा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा आर के इक्वल आएगा। ये भी 1 ये भी 1, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस 1 ओम का है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस केवल 1 ओम का लो, और 1 ओम में कितने डिग्री का टेम्परेचर चेंज कर दो, 1 डिग्री, तो जो रेजिस्टेंस में चेंज दिखेगा वही क्या कहलाने लगेगा, अल्फा। समझ गए हो, वही क्या कहलाने लगेगा, अल्फा। अब हर एक कंडक्टर का अल्फा अलग अलग होता है, हर एक कंडक्टर का अल्फा अलग अलग होगा। जैसे कॉपर है तो उसका अल्फा अलग है, नाइक्रोम वायर है उसका अल्फा अलग है। कोई भी अलग अलग कंडक्टर तुम सेलेक्ट करते हो, सबका अल्फा अलग अलग होगा, क्योंकि सब में रेजिस्टेंस एक जैसा तो रहेगा नहीं। कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग रहेगा,
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। कोई अगर तुम क्या कहते हैं एल्युमिनियम वायर ले रहे हो तो उसमें अल्फ़ा अलग होगा। तो ये अल्फ़ा पहली बात तो डिनोट ये चीज़ करता है, बट इससे हम अंदाज़ा क्या लगाएंगे? हम इससे अंदाज़ा ये लगाएंगे कि देखो, जैसे मान लो जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट के समय में क्या होता है कि तुम कोई भी चीज़, जैसे मान लो अभी लैब में तो तुम गए नहीं, बट फिर भी मान लो तुम किसी वायर को सेल से कनेक्ट करते हो और बहुत लॉन्ग टर्म तक वो कनेक्टेड रहेगा, तो उस वायर गर्म हो जाता है, हल्का सा गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट आता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। या तो कोई फैन ही देख लो, अभी नहीं चल रहा था, अभी 2 मिनट हुआ चलते हुए, अभी ये ठंडा होगा, मगर 1 घंटा लगातार चले तो टच करेंगे तो हल्का सा ये गर्म दिखाई देगा। तो कोई भी कंडक्टर अगर कॉन्टिन्यूस उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब वायर में क्या होता है, जैसे करंट दौड़ेगा तो वायर गर्म हो जाएगा, और अगर गर्म होगा तो उसका गर्म होने से कोई भी चीज़ अगर थर्मल, मतलब अगर उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसका लेंथ क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, लेंथ चेंज होने लगता है, कंप्रेस नहीं होगा। कोई भी चीज़ गर्म करने पे उसका लेंथ जो होता है इंक्रीमेंट होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो अब क्या होगा, मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंने बोला आपसे कि ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तुम इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये वायर है और वायर तुमने मेजर किया 1 मीटर का है, और उसी से तुम क्या निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस उसका निकाल रहे हो। अब मान लो जब तुमको इसको बैटरी से, वोल्टमीटर से या मीटर से जब कनेक्ट करोगे, और मान लो तुमने स्विच ऑन किया और छोड़ दिया, 1 मिनट ही छोड़ दिया, तो क्या वायर गर्म हो जाएगा? और अगर ये वायर गर्म हो गया तो क्या एक्सपेंशन हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा मतलब क्या, इसमें लेंथ बढ़ जाएगा, और जैसे लेंथ बढ़ गया तो तुम्हें पता है लेंथ के बढ़ने से क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो मैंने तो रेजिस्टेंस बोला था निकालने के लिए, जो उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस 5 ओम था और तुम निकाल रहे हो 5.3 ओम। मैं बोल रहा हूँ गलत है। बोल रहे हो कैसे गलत है सर, मैं तो निकाल रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो क्यों गलत हुआ? क्योंकि लेंथ उसका बढ़ गया है। अब सोचो अगर लेंथ नहीं बढ़ता तो क्या तुम्हारा आंसर सही आता? अब वो कैसे नहीं बढ़ता? हम ऐसा कंडक्टर ही लेते हैं कि उसका लेंथ नहीं बढ़ता। सर ऐसा कंडक्टर कौन सा होगा? जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी। ऐसा कंडक्टर जिसके अल्फा की वैल्यू कम होती है, उसको तुम हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो उसके लेंथ में बहुत कम चेंज देखने को मिलता है। नाम है उनका नाइक्रोम, टंगस्टन। जो बल्ब में फिलामेंट लगे होते हैं इतने गर्म हो जाते हैं, मगर क्या वो बढ़ जाते हैं? नहीं। समझ रहे हो? अगर उसी की जगह पे तुम कॉपर वायर लगा दो ना, तुरंत पिघल के गिर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो जाएगा, उनका थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। वो बात अलग है कि उसकी सर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है टंगस्टन की। ठीक है, मैं मानता हूँ 1400 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सपेंशन भी तो है। 1400 डिग्री सेल्सियस झेल रहा है, इसका मतलब क्या, उसके अल्फा की वैल्यू बहुत कम रही होगी। जिसका अल्फा बहुत कम होगा उसमें एक्सपेंशन कम देखने, उसमें चेंज, टेम्परेचर के चेंज करने पे लेंथ में चेंज भी कम आता है। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो लैब में तुम्हें ज़्यादा कौन सा वायर रेजिस्टेंस, किस वायर का निकालने को दिया जाएगा? नाइक्रोम वायर का। बोला जाएगा नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस निकालो, कॉपर वायर का नहीं। ठीक है, तुम्हें कॉन्स्टेंटन का वायर दिया जाएगा, मैग्नाइन का वायर दिया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा कि रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पे तो चेंज होगा ही होगा, इनिशियल कितना रेजिस्टेंस है इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, पहले 1-2 लाइन लिख लो, फिर ये फिगर बना के बस यहाँ तक लिख लेना। फिर अल्फा, अल्फा की यूनिट लिख देता हूँ पहले। बताओ यूनिट यहाँ से क्या होगा अल्फा की? केल्विन हो गया। कैसे भाई? ओम अपॉन ओम और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस हो गया। ओम से ओम, देन अल्फा इज इक्वल टू
डिग्री सेल्सियस इनवर्स, पढ़े हो 11 में फिर भी नहीं याद आ रहा है। अरे ये नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो -1 नहीं लगेगा इस पे। डिग्री सेल्सियस इनवर्स अल्फा की यूनिट है, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। बोले बस 1 सेकेंड रुकना। लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन अ following फर्स्ट में लिखना, पहला हो गया, फर्स्ट में लिखिएगा, पहले भी फिगर मत बनेगा, भी लिखिएगा। चेंज इन रेजिस्टेंस, पूरा लिखिएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर। अब उसके नीचे ये फिगर बनाइएगा पहला वाला, और ये इक्वेशन लिखिएगा पहला वाला। उसके नीचे ये फिगर बनाइएगा, और जैसे लिखा है वैसे, ये एग्जाम्पल है बस समझने के लिए, और उसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिगर बना लो और उसके नीचे लिख लो। हो गया। दूसरे में लिखना, it depend on initial resistance, फिगर बना लीजिएगा दोनों, और इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों, और उसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया, दोनों इक्वेशन बना के इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करके जहाँ पे ये बना है फाइनल, ये लिख लो, अल्फा लिख लो, इफ ये लिख लेना, अल्फा की यूनिट लिख लेना, वहाँ तक लिख लो, और फिर मैं बोल रहा हूँ अल्फा होता क्या है। ये यूनिट है अल्फा का, ठीक है, जल्दी। हो गया, अल्फा का यूनिट तक लिख लो, और फिर अल्फा नीचे लिखो होता क्या है। यूनिट याद रहेगा, पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कैसे निकाला, तो इसका ओम कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस। लिखिएगा,
ये ऐसे करके लिख लीजिएगा, अल्फा एरो बना के, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अल्फा के आगे एरो बना के लिखिएगा। क्या है अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। हो गया? अच्छा, अब सुनो थोड़ा। अब ये नहीं लिखवा रहा हूँ कि अल्फा इज डिफाइन एज द, अभी वो नीचे लिख लेना चाहिए, अभी लास्ट में लिखवा देंगे, ठीक है? सुनो, सपोज करो कि तुमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनिशियल रेजिस्टेंस देख लिया, सब देख लिया, तो तुम्हें फाइनल रेजिस्टेंस ये मिला है, ये मिला है। मतलब ऐसे फिगर से समझो, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना था? आर नॉट था। टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था। तुमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज किया। तो टेम्परेचर में चेंज कितना करोगे? डेल्टा टी करोगे तो नया टेम्परेचर मिलेगा। कितना? T1। तो टेम्परेचर के बढ़ने से नया रेजिस्टेंस भी मिलेगा। क्या? R1 मिलेगा। अच्छा बताओ T1 क्या होगा? ये T1 का मतलब क्या है? चेंज वाला। तो कैसे निकाला गया होगा सर ये चेंज? फाइनल माइनस, क्या यही चेंज कहलाएगा? समझ रहे हो? अच्छा, ये R1 क्या रहा होगा? R1 माइनस आर नॉट, क्या डेल्टा आर कहलाएगा क्या? अरे रेजिस्टेंस में चेंज कितने का हुआ मैं पूछूं तो पहले आर नॉट था, अब कितना हो गया? तो क्या चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होगा। अब एक बात बताओ, यहां से R1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? होगी। देन R1 इज इक्वल टू, छोड़ दीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा आर आपने कितना निकाला है? अल्फा निकाला है क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए, R1 इज इक्वल टू, आर नॉट कॉमन ले लें, 1 बनेगा। यही बुक में फॉर्मूला लिखा होगा। R1 कौन सा रेजिस्टेंस है? जो फाइनल आया है, फाइनल रेजिस्टेंस है, ये चेंज रेजिस्टेंस है, 0.2 है ये। मगर 10 में 0.2 जुड़ेगा तो 10.2 होगा ना, दैट इज R1। ये R1 है। समझना ये बात, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बहुत जरूरी है। डेल्टा आर क्या है, R1 क्या है? तो R1 मतलब दोनों को जोड़ के है ये, और ये डेल्टा आर है, केवल छोटा सा जो चेंज दिखा था। तो डेल्टा आर ये है। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है मैं डेल्टा टी की भी वैल्यू रख दूं? मैं लिखा तो हूं डेल्टा टी की वैल्यू, रख सकता हूं ना? तो कितना हो जाएगा? R1 माइनस आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1 फाइनल माइनस इनिशियल। हो सकता है ना ये भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी दिया जाए। लिख लो, ये फिगर बना के लिख लो, फिगर बना लो, फिगर बना के ये भी लिख लो।
हो गया। उसके नीचे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लिखना अल्फ़ा के बारे में थोड़ा सा। अभी बस अल्फ़ा लिखे हो, टेम्परेचर या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हो गया। देखो अल्फ़ा में बी डिफाइंड, अल्फ़ा में बी डिफाइंड as the increase in a resistance, as the increase in a resistance per unit resistance per degree rise in temperature, per degree rise in a temperature। अब एक बात सुनो, मैंने हेडिंग बस डलवाया ये नहीं है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने तो रेजिस्टिविटी भी डलवाया है, समझ रहे हो? तो रेजिस्टिविटी भी तो आएगा। मैंने अभी केवल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, तो क्या रेजिस्टिविटी तुम निकाल सकते हो? हाँ देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। दो ही यही फॉर्मूले आए हैं, पहला ये चेंज इन रेजिस्टेंस का और फाइनल कितना रेजिस्टेंस आया। बताओ इस वाले में पहले इक्वेशन में इफ, यही देखना, इफ वी मल्टीप्लाई A by L in equation first both side, बताओ क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से देखो, डेल्टा आर है, क्या मल्टीप्लाई करें, और इधर कितना है अल्फा आर नॉट ए बाई एल डेल्टा। थोड़ा बताओ क्या ये आर ए बाई एल, डेल्टा भूल जाओ, आर ए बाई एल क्या रो होता है? अरे रो इज इक्वल टू आर ए बाई क्या होता है? रो हो गया, सामने क्या लगा है इज इक्वल टू अल्फा। ध्यान से देखो, आर नॉट ए बाई एल क्या रो नॉट कहलाएगा? आर ए बाई एल तो रो होता है, मगर आर नॉट है तो रो नॉट हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? तो क्या रेजिस्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला है क्या? अरे सेम है, बस इसकी जगह पे रो रख दो, डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। इसीलिए दोनों हेडिंग एक ही साथ चल रहा है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सेम कहानी, इफ वी मल्टीप्लाई ए बाई एल इन इक्वेशन नंबर सेकेंड बोथ साइड, बताइए दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, इसमें कितना होगा? R1 ए बाई, इधर कितना होगा? R नॉट ए बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताइए ये कितना हो जाएगा? क्या रो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? रो नॉट। लिख लीजिए, मतलब रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज ही नहीं करना। आप रेजिस्टेंस के लिए पढ़े हो वही सेम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता ही क्या है भाई? दोनों सेम है, बस वो स्पेशल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कहलाता है, उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो चेंजेस थोड़े कुछ होंगे। बाकी और सब चेंजेस जो हैं वो हैं, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ और एरिया पे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। बाकी दोनों का नाम ही रेजिस्टेंस है, वो स्पेशल है और ये सिंपल रेजिस्टेंस है।
नोट कर लिया? अब इसमें ये देख लो, एक चीज़ हो सकता है कहीं ग्राफ दे दे। कॉपर वायर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉपर वायर है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। मगर क्या कॉपर वायर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये देखो टेम्परेचर है और यहाँ लिख लो रो या आर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस पे रो भी हो सकता है, आर भी, और इस पे केवल क्या रहेगा, टेम्परेचर। पता है कैसे ग्राफ बनेगा? देखो, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, मगर जैसे टेम्परेचर एक मैक्सिमम लिमिट तक गया, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ गया। ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्यों ऐसे बन रहा है पता है क्यों? क्योंकि कॉपर का अल्फा ज़्यादा होता है। कॉपर का अल्फा क्या होता है, ज़्यादा। अब जैसे अल्फा ज़्यादा होगा तो एक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका लेंथ भी तो बढ़ता जाएगा जल्दी जल्दी। तो लेंथ अगर बढ़ रहा है तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा? तो एक लिमिट जैसे क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, किसमें, रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में। तो क्या कॉपर वायर का यूज एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं? नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट में कैसे करोगे? इसमें चेंज देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, और एक्सपेरिमेंट में तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा गलती हो सकता है, इतनी गलती नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत गलती होगा चलेगा। इसीलिए हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। ये किसके लिए था? फॉर कॉपर वायर। नाइक्रोम के लिए देखिएगा सेम कहानी, यहाँ पे क्या चलेगा, टेम्परेचर, यहाँ क्या चलेगा, रो आर आर। पता है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। किसके लिए है ये? नाइक्रोम वायर। अब ये देख के देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं बढ़ेगा। इसके अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, कम। यहाँ अल्फा क्या रहेगा, बहुत कम, और यहाँ अल्फा क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के यही अल्फा के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बना लो दोनों ग्राफ। अब इसके बारे में, अल्फ़ा के बारे में तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सब लिख ही लियो। बस याद रखना, अल्फ़ा कम रहता है तो रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या मिलेगा, अल्फ़ा कम रहेगा तो रेजिस्टेंस में चेंज भी कम मिलेगा टेम्परेचर चेंज करने पे। अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर को घटाने पे रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन किया जाएगा। टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन लिख लो, करके लाना। बोल दे रहे हैं क्वेश्चन एक लिख लो, इसी सेम जो दो फॉर्मूले पढ़े हो, एक दो, ये तो इसी से कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, समझ रहे हो? ये सप्लीमेंट है बट इसी के साथ मिल गया, एक दो, ये दोनों इसी का सप्लीमेंट हो गया। तो टोटल 4 फॉर्मूले हैं। रेजिस्टेंस बोलेगा तो, रेजिस्टिविटी बोलेगा तो। लिखिएगा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट, the resistance of a tungsten filament at a 150 degree Celsius, the resistance of a tungsten filament at a 150 degree Celsius is 133 ohm, 133 ohm. What will be resistance at a 500 degree Celsius
अल्फ़ा दिया है, उस टंगस्टन वायर का अल्फ़ा दिया है 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा बहुत कम है टंगस्टन का, देख रहे हो 0.0045। सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। किसका क्लास है?